पंजाब ऑपरेशन भी इसमें शामिल किया गया है, जो पंजाब में रेंजर्स को इख्तियार दे दिए गए हैं और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो आज जंग की भी मेन लीड यही थी और हम देख रहे थे कि ज़रबे अज़्ब के बाद अब नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है रद्दुल फिसाद। तो डेफिनेटली उम्मीद की जाती है कि जिस तरह ज़रबे अज़्ब कामयाब रहा उसी तरह ये रद्दुल फिसाद भी कामयाब होगा। अच्छा, ये तो थी जंग की आज मेन लीड। इसके अलावा आज मेरे पास 2-3 अच्छी खबरें भी हैं, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले लीड्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर जो मेरे पास है वो है कि नए वजीर आजम की इंश्योरेंस पॉलिसी था हमारे सामने वफात पा चुका, कोई ताबुन नहीं कर रहा, इल्जामात कहां फेंके, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। पनामा केस जो कि रगड़े चले जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पनामा केस की 4 माह की समाअत के बाद आज फाइनली कहा जा रहा है कि समाअतों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आज इमरान खान 11 बजे तक उनके वकील तमाम दलाइल पेश कर देंगे, जिसके बाद समाअतों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इनमें फैसले की उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ फैसला भी सामने। अच्छा, आपने पनामा केस की बात की, तो पनामा केस के मुतालिक ही यहाँ पर एक मेन लीड भी है। और पनामा केस जैसे कहा जा रहा था कि जुमेरात को जी फाइनल डेडलाइन है, लेट्स सी क्या होता है, आज हियरिंग कंपाइल होती है या नहीं होती है। कल हमने देखा कि पनामा केस के बाद कोर्ट के बाहर एक अजीब किस्म का वाकया हुआ। अनुशा रहमान साहिबा के साथ में वो सहाफी आजम गुल थे, तो उसके हवाले से यहाँ पर मेन लीड है कि अनुशा ने सहाफी का मोबाइल छीना, साद रफीक ने एजेंट कहा। अच्छा, ये सारा सिनेरियो जब मैं यहाँ से गई तो मैं देख रही थी टीवी के ऊपर साद रफीक साहब को पनामा केस के ऊपर बात करनी थी और सहाफी हजरात जो थे उनको वो बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उनका अपना जो था इशू वो बिल्कुल जायज था कि जी आप किस तरीके से किसी का मोबाइल छीन के और किसी की फुटेज आप डिलीट करवा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वहां पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी आई और उन्होंने भी काफी इस इशू को ठंडा करने की कोशिश की। तो पौने घंटे तक ये इशू तकरीबन तमाम चैनल्स के ऊपर दिखाया गया और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी आप तमाम लोग मेरे ऑफिस आइए और वहां पर फिर मिल बैठकर बात हो जाएगी। तो कल ये खबर भी जो है गर्दिश करती रही और ये खबर भी ट्विटर ट्रेंड का हिस्सा रही बड़े तौर पर। अच्छा जनाब, 2 अहम लीड्स तो हम आपके साथ जिक्र उनका कर चुके हैं। जो अच्छी खबर मेरे पास है वो ये कि दहशतगर्दी के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अरूज पर है। अमरीकी अखबार ने, वॉशिंगटन टाइम्स ने एक बार फिर से इस बात की तस्दीक की है कि चंद माह में पाकिस्तान दुनिया की 10% कैपिटलाइजेशन वाले 23 ममालिक में शामिल हो जाएगा और तफसीली इस पर मजमून भी लिखा गया है बाकायदा तौर पर इसमें। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम देख रहे थे कि दहशतगर्दी जिस तरह से एकदम से उभर कर आई थी, तो हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में जो है वो अब फिर से सरमायाकारी कम होना शुरू हो जाएगी, लोग डरना शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस खबर के बाद मुझे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं वाबस्ता पाकिस्तान से। अच्छा, दूसरी एक अच्छी खबर जो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम, वो है कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में फाइनली कूड़ा उठाने के लिए चीन की तरफ से अभी 22 ट्रक आ चुके हैं और यहाँ पर सफाई का अमल एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तो कराची वालों बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों की आवाज सुनी गई है और अब यहाँ पर सफाई का मुहिम। वैसे पिछले कई महीने से चीन के ट्रक आ रहे हैं और पिछले कई महीने से हम मुबारकबाद दे के थक गए कि अब सफाई हो जाएगी, लेकिन खैर अभी तक चीन के ट्रक जो है वो मुझे लगता है आ तो गए, काम करना शुरू नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सफाई की आपने बात की, सफाई की यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब कराची की सफाई की भी जिम्मेदारी ले लें और ऐसा कहते हैं आबिद शेर अली, तो सफाई से सफाई मैच होगी जनाब। अच्छा, एक और चीज है कि पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की मुकम्मल हिमायत का फैसला मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों की जानिब से, तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से खुलकर ये फैसला किया गया है कि जी इस ऑपरेशन की हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं और पंजाब में 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि मखसूस इलाकों में भी ऑपरेशन होगा। तो जो लोग इस बात में तनकीद कर रहे थे कि कराची वाले इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे, तो वो देखें अब उन्होंने दिन भी दे दिए कि 60 डेज तक पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन करेगी और खुलकर ऑपरेशन करेगी। जनूबी पंजाब हो, जिसमें भावलपुर हो, भावलनगर हो, दीगर जितने भी आपके शहर आते हैं उन तमाम जगहों पर यह ऑपरेशन किया जाए। बड़ी अच्छी खबरें हैं आज के अखबार में, तो छोटी छोटी कुछ खबरें हम भी शामिल कर लेते हैं। दहशतगर्दी पर काबू पा लिया तो दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बन जाएगा पाकिस्तान, ऐसा कहना है इसहाक डार का। एक और अच्छी खबर सामने आ रही है जनाब, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम हुकूमत और फौज के साथ खड़ी है। शहजाद चौधरी और शौकत जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, तो उनके भी ये बयान सामने आ रहे थे। दूसरी बात जो आपने बताई है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का फौजी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की हिमायत का फैसला, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त सियासी जमातें, हम देख रहे थे कि कल भी एक बयान सामने आ रहा था इसहाक डार का और वो कह रहे थे कि तमाम सिविल और मिलिट्री दोनों इस वक्त एक पेज पर खड़ी हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो एक साथ हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको बताएंगे डॉन में इस वक्त क्या अहम और मेन खबरें हैं। तो आर्मीज मेजर अर्बन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च, रद्दुल फसाद सेम खबर यहाँ पर मेंशन है कि रद्दुल फसाद टू टारगेट टेरर ग्रुप्स इन पंजाब, फोकस ऑन डी वेपनाइजेशन, और तमाम तर जो हथियार है इनके खिलाफ अब ये कार्रवाई शुरू होगी कि पाकिस्तान को इन हथियारों से पाक करना है।
ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस की एक और लीड है कि नवाज शरीफ के बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कहना है इमरान खान। उम्मीद है पनामा का फैसला आज आ जाएगा। अच्छा, पीटीआई की जानिब से यही उम्मीद की जा रही है कि पनामा का फैसला आज आ जाएगा। और बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है जिसकी मेन लीड है आर्मी लॉन्चेस न्यू ऑपरेशन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। रद्दुल फसाद, ये इन्होंने यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड बनाई है, जबकि रेंजर्स टू फाइट पंजाब मिलिटेंट्स ये भी यहाँ पर इन्होंने मेन लीड रखी हुई है, जबकि अ मूव दैट PMLN हैड लॉन्ग रिजेक्टेड। और दूसरी जो लीड है यहाँ पर है वो PM फेसिंग नो फ्रिवोलस एलिगेशंस सुप्रीम कोर्ट। तो ये आज की अहम खबरें थीं, जिसमें से कोशिश कर रहे थे कि कुछ अच्छी अच्छी खबरें ढूंढे। खैर PSL ही चल रहा है अभी अच्छी खबरों में, तो अब तो कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है, जरा पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो ग्रो कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की। 4 माह की समाअत के बाद आज ये केस अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मुकदमे का आज फैसला आने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अली फुरकान से। जी अली फुरकान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज आखिरी रोज इम्कान किया जा सकता है कि पनामा की समाअत का होगा। आज जो है वो नईम बुखारी जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इसके अलावा शेख रशीद, वो अपने जवाब देंगे। जवाबुल जवाब ये होंगे, इसमें नए आर्गूमेंट्स ही होंगे, पुराने आर्गूमेंट्स को दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए ये मुख्तसर होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के वकील जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अभी मजीद आर्गूमेंट्स नहीं देंगे, अलबत्ता अगर अदालत की जानब से कोई सवाल रखा गया तो उसका जवाब वो देंगे। तो आज कभी इम्कान है कि आज समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ताहम फैसला जो है मुख्तसर फैसला, उसका भी आज इम्कान कम नजर आ रहा है, चूंकि जजेस पहले से कह चुके हैं कि जितनी दस्तावेजात उनके पास पहुंची हैं, मौजूद हैं, जो कोर्ट को जमा करवाई गई हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनके मुताले के लिए उनको हफ्तों चाहिए। तो इसलिए आज समाअत अगर मुकम्मल होती है तो फौरी फैसले का इम्कान जो है वो बहुत कम है जजेस के इस रिमार्क्स की रोशनी में अगर देखा जाए। अलबत्ता जो है वो ठीक है, समाअत अगर मुकम्मल भी हो जाए तो भी फौरी फैसले का इम्कान बहुत कम है। अली कर रहे थे पनामा केस की समाअत के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर की जानिब हम चलेंगे और वहां मौजूद है हमारे आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक खान, जिनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज अपडेट कीजिए इवेंट्स के बारे में। जी, आज सबसे अहम जो इवेंट जो खबरों की जीनत बना हुआ है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो मेन मरकज़ है। इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में ही खड़ा हूँ, जहाँ की एमरजेंसी सर्विस इंडोर और आउटडोर जो है वहाँ पे हड़ताल का सिलसिला जारी है और किसी किस्म के मरीज को चेक नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता तीसरा रोज़ है आज मुसलसल ये हड़ताल जारी है। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पे एंटी करप्शन की जानब से कुछ 2 डॉक्टरों को पकड़ने की कोशिश की, जिनके खिलाफ बताया जा रहा है कि मुकदमा है, और डॉक्टर आतिफ मजीद हैं जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनके साथ हाथापाई हुई और एंटी करप्शन के जो एहलकार थे उनके साथ झगड़ा हुआ यंग डॉक्टर्स का। उसके बाद ये हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ और आज तीसरा रोज़ है ये हड़ताल जारी है। तकरीबन 1500 से 1800 मरीज जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे एमरजेंसी आते हैं और इलाज करवाते हैं। ये सर्विस बिल्कुल मुअत्तल है, लोग सख्त परेशानी में हैं। जबकि उनका कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ और इसके साथ आज जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके कार्रवाई किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये 48 घंटे का अल्टीमेटम है जो कल तकरीबन ख़त्म होगा। इसके साथ आज अगर हम ओवरऑल लाहौर में देखें तो तमाम हॉस्पिटल में एमरजेंसी और दीगर सर्विसेज जो हैं जारी हैं। एंटी करप्शन का जो कहाँ तक कहना है, उन्होंने उनके मुताबिक 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है करप्शन का और इसमें 7.5 करोड़ की करप्शन है। जो आतिफ मजीद जिनको गिरफ्तार किया जाना था उनके खिलाफ 35 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। तो इस वक्त जो हम देखते हैं कि सर्विसेज में ख़ास तौर पे इमरजेंसी आउटडोर और इंडोर सर्विस बंद है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और किसी तरह लोग चाहते हैं कि तारिक खान, आप हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल से। और हैरत की बात यह है कि जिनको हम मसीहा कहते हैं वही मसीहा जलद से लोगों की जान लें तो फिर क्या सूरत हाल होगी। खैर रुख करते हैं कराची का और जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज न्यूज वकास खान से कि आज शहर कायद में क्या होने जा रहा है। जी वकास खान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची में जो मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। कल रात गए भी एक ऑपरेशन किया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशन बताया जाता है, जो कि जेल है उसके अतराफ़ में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 30 मुश्तबा अफराद, जिसमें 3 अफगानी बाशिंदे भी शामिल हैं, उन समेत 30 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इसी तरह के ऑपरेशन कराची भर में किए जा रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं उसकी वजह से इस तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि दहशतगर्दी का जो आंसर है उसे कम से कम रखा जा सके। जी ठीक है, वकास खान अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे शहर कायद में जो भी ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल हो रही हैं। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चले, जिसमें सबसे पहले बताएं कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 2 डॉक्टरों पर एंटी करप्शन के छापों के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से मरीजों को दुश्वारी का सामना रहा। जेर इलाज मरीजों की देखभाल नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। गुजरांवाला के यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है, जिसके बाद DHQ अस्पताल में मरीजों की देखभाल का काम जारी है। और अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम एहतजाज नहीं कर रहे, हम हड़ताल नहीं कर रहे, तो फिर ये कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं? लाताल्लुकी कैसी? गुजरांवाला की बात कर लेते हैं, जिसके निजी तालीमी इदारे के तालबात ने पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंगों को यकजा कर दिया। सकाफती मेले में तालबात ने खेल ही खेल में न सिर्फ कौम को यकजा कर दिया, बल्कि मुख्तलिफ इलाकाई लिबास ज़ेब-ए-तन करके रिवायती रक्स पर भी पेश किया। सकाफती मेले में तालबात के दरमियान चाटी रेस, बोरी रेस और रस्सा कशी के मुकाबले भी तवज्जो का मरकज बने रहे। और ये सब देख के मुझे भी स्कूल याद आ रहा है यार अपना। बात कर लेते हैं कराची में पाकिस्तान फैशन वीक की, जिसका आगाज हो गया है। खूबसूरत मलबूसात पहने मॉडल से रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। मॉडल्स के साथ साथ शोबिस के फनकारों ने भी कैटवॉक में हिस्सा लिया। उम्दा मेकअप, शानदार लिबास और दिलकश अंदाज अपनी मिसाल आप थे। पाकिस्तान फैशन वीक जुमेरात की शाम इख्तिताम पसीर हो जाएगा। और पाकिस्तान फैशन वीक की इस दफा खास बात यह है कि इसमें सारी बड़ी मॉडल्स हैं। मुझे लगता है इस दफा नए टैलेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो बड़ी celebrities नजर आ रही हैं, सारी fashion बड़ी week बड़ी में। महाबाजी, फौजिया बाजी, ये सारे लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और लेट्स सी, हम भी वैसे गए नहीं, हमें देखना चाहिए था जाके अभी ना। तो शुरुआत है, लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है। वैसे कलेक्शन आ जाएगी ना, plan कर कलेक्शन आ सकते हैं। जाएगी तो मजा आएगा। फिर मैं और हम वहीं से जो है अच्छे अच्छे डिजाइनर से कपड़े बनवाएंगे। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से जारी होने वाले ऑपरेशन में मुल्क के अंदर छुपे दहशतगर्दों और उनके हामियों का सफाया किया जाएगा। इन ऑपरेशन के मकासद हासिल करने के लिए पंजाब में रेंजर्स कार्रवाई भी करेंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लाहौर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब में फौज के तमाम कोर कमांडर्स, पंजाब रेंजर्स के सरबराह, खुफिया इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद मुल्क के अंदर दहशतगर्दों और इनके हामियों का बिला इम्तियाज खात्मा करना है। ऑपरेशन में मुल्क के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों को खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन में पाक फिजाइया, बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे शरीक होंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद 7 मुल्की सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम बनाना है। पाक फौज का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद इस नए फौजी ऑपरेशन का तुर्राए इम्तियाज है। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अनवार साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कराची वाले आप लोग खुश नजर आ रहे हैं कि चीन की कंपनी जो है वो कूड़ा उठाएगी। जी अल्लाह करे अब चीन की कंपनी इसमें कूड़ा जो उठा ले, कुछ सफाई कर ले, क्योंकि हमेशा हम सुनते यही है। इससे पहले भी मैं 2-3 दफा ये खबर बता चुकी हूँ कि चीनी कंपनीज आ गए हैं और ट्रक भी मैंने देखे हैं, लेकिन कूड़ा क्यों नहीं उठाते ये नहीं पता। अच्छा ये बताएं कि अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं? मैं बताता हूँ, लेकिन
जी 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 बोलिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल है कि एक सुपर पावर जो है वो सी पैक भी बनाएगी और हमारा कूड़ा भी उठाएगी, तो ये एक सवाल या निशान जरूर है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अखबारात की इदारिये आपको भी पता है कि मौजूदा हालात में तो आप वो भरे पड़े हैं दहशतगर्दी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से। तो मैं वो आप भी बहुत सी खबरें पढ़ चुकी हैं, तो मैंने एक लाइट सा इदारती नोट जो है वो अखबार से उठाया है, और वो है कि पंजाब में जो खवातीन के लिए पिंक मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस कराई गई थी जो कि 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट में होनी थी, तो अखबार के इदारती नोट में बताया गया कि हुकूमत पंजाब ने अब फैसला किया है कि वो स्कूटी की बजाय मोटरसाइकिल इंपोर्ट की जाएगी क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अखबार के इदारती नोट में ये सवाल उठाया गया है कि खवातीन को अगर ये सहूलत दी जानी है तो इसमें थोड़ा सा बजट ना बचाया जाए, क्योंकि मोटरसाइकिल खवातीन के लिए चलाना कुछ मुश्किल होती है, तो इसको स्कूटी ही रखा जाए। तो अच्छा, इसलिए खवातीन के लिए ये अच्छी खबर भी है, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क भी ये है कि ये जो है इसे मोटरसाइकिल में तब्दील ना किया जाए बल्कि इसको स्कूटी ही रखा जाए। अनवर साहब, तो अब चाहे आप ही बेहतर मोटरसाइकिल बता दें सकती चाहे हैं। हमें स्कूटी दें, हम तो ये चाहते हैं कि हमें एक साजगार माहौल मिले जहां पर हम ये सब कुछ चला सके। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये तो खुला तजाद है। अब हमें मोटरसाइकिल स्कूटी से मोटरसाइकिल पे ट्रांसफर कर रहे हैं और एक तरफ जो है वो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर इतना करोड़ों रुपए बजट खर्च किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, मैं वैसे आज बड़े मुख्तसर मूड में हूं, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ के चला जाता हूं, इजाजत ले लेता हूं जी, जी। कि पिंक मोटरसाइकिल खवातीन के लिए पिंक कलर क्यों चूज किया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है जो आप अपने नाजरीन से किसी दिन पूछे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जी, बहरहाल बिल्कुल पिंक पूछें। मोटरसाइकिल अभी मिल जाए अगर खवातीन को, तो फिर भी मैं समझता चलिए हूं कि किसी बेहतर दिन है हम कोई लोग ना इन कोई कलर्स सहूलत के तो ऊपर बनेगा। एक बार फिर से शो कर लेंगे। कलर थेरेपी के ऊपर तो कर चुके हैं, लड़कियों को किन पिंक कलर क्यों पसंद होता है ये जरूर जानेंगे। अच्छा अनवर साहब, अगला इदारिया क्या है? देखिए, अगला इदारिया मुख्तसर सा वही है कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, भारत को वार्न किया है मौजूदा हालात के तनाजुर में कि अब कुलभूषण का जो केस है, जो भारतीय जासूस है, उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कहने का मकसद है कि अगर वो अफगानिस्तान में बैठ के और कंट्रोल लाइन से पाकिस्तान को तंग करेगा तो फिर कोई ऐसी तवक्को ना रखे कि पाकिस्तान जो है अपने मफादात को जो है वो पसे पुश डालेगा, तो वो भी उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। तो ओवरऑल दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के तनाजुर में पड़ोसी दुश्मन मुल्क को ये मैसेज काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक अनवर है। हाशमी साहब हमारे साथ 2 इदारियों पे बात कर रहे थे कि दुश्मन मुल्क को हमारा मैसेज काफी है, और कल भी हम इस पर काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। खैर। अब दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल करते हैं जिसमें आपको बताएंगे तुर्की के हवाले से, जिसकी हुकूमत ने खवातीन फौजियों पर सर पर स्कार्फ लेने की लगाई गई पाबंदी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। और ये पाबंदी 1980 की दिहाई में अवामी इदारों में आयद की गई थी। और नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर की तकर्रुर ने नई तारीख रकम कर दी है। तकरीबन 2 सदियों में पहली बार किसी खातून क्रेसिडा को पुलिस कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। क्या बात है! खातून की तकर्रुरी का सेहरा लंदन के मेयर सादिक खान के सर पर है, और सादिक खान जो है उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और पहले पाकिस्तानी है। मेयर बने थे, बहुत खुशी मनाई थी हम लोगों ने। इससे पहले 56 साल क्रेसिडा इंसदाद दहशतगर्दी की सरबराही कर रही थी। अपनी तकर्रुरी पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि वो बहुत खुश हैं। बेस्ट ऑफ लक क्रेसिडा। जी, एक और फैशन शो की बात कर लेते हैं, लेकिन ये हो रहा है पेरिस में, जिसके रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने डिजाइनर के तैयार करदा जदीद लिबास पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। पेरिस की शाहराह शैंज़ेलीज़े के 5 स्टार होटल में होने वाले फैशन शो में डिजाइनर्स ने अपने शाहकार पेश किए। फैशन शो में दुनिया भर से आए 16 डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। मशरिक और मगरिब के इम्तिजाज से मुतारिफ करवाए गए मलबूसात को हाजरीन ने बेहद सराहा। और जैसे ही जो है सीजन चेंज हो रहा है, फैशन शो की बहार आ गई है, चाहे पेरिस हो या न्यूयॉर्क या फिर पाकिस्तान। फैशन इज रॉकिंग। अच्छी बात यह है कि जिन ममालिक का जिक्र किया जा रहा है उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तानी लिबासों को पेरिस के लोगों ने बेहद पसंद भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। बैरून मुल्क तालीम का ख्वाब पूरा करने वाले स्टूडेंट से
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज की बहुत सी बातें कर रहे हैं, तो आज की तारीख भी आपको पता है कि आज के दिन यानी 23 फरवरी को 1954 में पहली बार बड़े पैमाने पर बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए थे। और आप देखें कि पोलियो से बचाव के इंजेक्शन 1954 से लगाए जा रहे हैं और हमारे मुल्क में इसमें आज भी झगड़ा है। अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग के एक स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए। पोलियो के वायरस से बचाव की ये नई वैक्सीन डॉक्टर जोनास साल्क ने दरियाफ्त की थी। आजमाइशी तौर पर पिट्सबर्ग के 15,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए। तजुर्बा कामयाब होने पर डॉक्टर साल्क और उनकी टीम ने बच्चों की तादाद 18 लाख कर दी। जिन बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए उनमें अमेरिका के साथ साथ कनाडा के बच्चे भी शामिल थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर हयात अचकज़ई हैं और ये भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने खुली आंखों से देखा अपना ख्वाब पूरा किया। हयात अचकज़ई कई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हमारे शो के स्पॉन्सर यूफोन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हयात वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हयात, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके क्योंकि आपने बॉक्सिंग का आगाज किया जब आप बलूचिस्तान से थे। किन किन मुश्किलात का सामना रहा, किस तरह आपने ये अचीवमेंट्स हासिल की, अपनी कुछ कहानी बताइएगा। मैंने शुरू किया था 11 साल की उम्र में। अच्छा। तो वहाँ से घर से मुझे सपोर्ट मिला था। घर से मैं थोड़ा बहुत शरारती था, उसी की वजह से मुझे बॉक्सिंग में वो मेरा खुद शौक नहीं था उस टाइम। अच्छा। तो शरारती था, मुझे बॉक्सिंग में भाई लोगों ने मुझे उठा के वहाँ क्लब ले आया। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया 11 साल से। वो अंडर 14 पहली फर्स्ट मैंने जब फाइट की थी वहाँ से फिर मेरा दिल बढ़ गया बॉक्सिंग के लिए और मेरा शौक बढ़ गया। हाँ। फिर मैं करता रहा। 2001 में मैंने फिर वापडा अप्लाई किया। वहाँ से फिर मैंने बाहर इंटरनेशनल टूर भी मारा था 6-7 मेडल पाकिस्तान के लिए मैं लाया हूँ। अच्छा, पहला इंटरनेशनल टूर जो था वो कहाँ का किया था आपने? वो था वो ट्रेनिंग का टूर था, वो अजरबैजान और काजाकिस्तान और मॉस्को में था। अच्छा। तो कैसा लगा था जब पहली दफा आप इंटरनेशनल टूर पे गए थे? पहली दफा तो गया था, लेकिन वहाँ पे मनफी तकरीबन 40 ठंड चल रही थी वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल टूर था वो मेरे लिए। बहुत मुश्किल था। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो टेक्नोलॉजी का ये दौर है, बॉक्सिंग के लिए बड़ी टिप्स होती है, बहुत कुछ होता है। इंटरनेट एक ऐसी सोर्स हम लोगों ने बना ली है जिसके थ्रू हम बहुत सी टिप्स लेते भी हैं, सीखते भी हैं। आप कौन सी सोर्स यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं जिसके थ्रू आपने ये सब कुछ सीखा? मैं वहाँ पे जब बच्चों को अपने कम्प्लेक्स भी है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जब बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ ना, तो मैं वो यूट्यूब की वीडियो खोलता हूँ ना, वहाँ पे मोहम्मद अली की वीडियो में अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ और अभी तक मैं खुद भी सीखता हूँ उससे। कौन सी इंटरनेट सर्विस यानी? यूफोन वहाँ पे चल रही है 3G की चल रही है। कितना अहम किरदार होता है किसी भी इंटरनेट सर्विस का एक बॉक्सर की जिंदगी में, एक प्लेयर की जिंदगी में अपडेट रहने के लिए? बहुत ही जबरदस्त है। पहले हम लोग सीढ़ियाँ लाते थे वहाँ पे चलाते थे, तो अभी वहाँ पे कवरेज आप लोगों को ये फोन की मिल रही है वहाँ पे। अच्छा। जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, कोयटा शहर में, वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर सिग्नल्स आते हैं, वहाँ पे सिग्नल बिल्कुल आते हैं, सारे सिग्नल आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वहाँ पे यूफोन 3G है। अच्छा, अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के बारे में हमें बताइए। बलूचिस्तान में आप थे तो कितनी सपोर्ट थी आपको उनसे? मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, अपने घर वालों की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। फिर ऐसा था कि मैं कुछ अरसे के लिए मैंने बॉक्सिंग से दूर रहा, तकरीबन 3 साल यहाँ पे गैप आया था। 3 साल के लिए मैंने बिल्कुल बॉक्सिंग पर सेट कर दिया। तो और जैसे मुझे यूफोन वाले ने कमर्शियल में ऐड किया तो वहाँ से मेरा दिल वापस बढ़ गया। और 3 साल का गैप क्यों दिया आपने? वो यहाँ पे एक फेडरेशन में कुछ थे, मैं जब स्कॉटलैंड गया हुआ था, वहाँ पे फेडरेशन में कुछ बंदे थे, उसी ने मुझ पर बैंड लगाया था डोप टेस्ट पॉजिटिव का, तो इसलिए उसने लगाया था। लेकिन वो लेटर अभी तक मुझे नहीं मिला। कुछ बॉक्सरों और पर भी लगे थे वो, तो इससे मैं दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने और भी 1 साल और छोड़ दिया। 2 साल हम लोगों का मसला है, हम फौरन से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। 2 साल उसने लगा दिया, 1 साल मैंने और छोड़ दिया। तो फिर ये यूफोन वाले ने जब मुझे इश्तिहार में ऐड किया, मैं वापस आ गया हूँ। जी, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पैशन है बॉक्सिंग का, एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका ये पैशन? कि आपने बॉक्सिंग करनी है, इंटरनेशनली जाना है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है? मैंने कहा था कि मैं शौक मुझे नहीं था पहले, मुझे घर वाले ने जबरदस्ती बॉक्सिंग में डाल दिया। अच्छा। मुझे घर वाले ने जबरदस्ती डाल दिया। आता है ना जब आप खुद से भी इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, नहीं तो आप कॉम्पिटिशन्स जीतते नहीं। एक चीज तो होती है पहली कि बार आप जब मैं अंडर शुरू 14 की वो टाइटल मैंने जीती थी, सिल्वर टाइटल,
वहाँ से फिर मेरा शौक बढ़ गया कि नहीं, ये अच्छी पेशा है, इसने करना चलिए चाहिए। जबरदस्ती तो आपको डाल दिया, लेकिन डेफिनेटली जब आपने खेलना शुरू किया होगा तो आप किसी से मुतासिर तो होंगे। कौन सी ऐसा इंस्पायरिंग बॉक्सर है जिसको देख के आप कहते हैं कि ये वाला पंच, ये बफ मैंने भी ऐसे मारा? वही है कि मोहम्मद अली था, लेजेंड वही था, उसी से अभी तक हम लोग सीखते रहे। पूरे वर्ल्ड में उसके फैंस भी ज्यादा है और अभी तक सारे, चाहे बॉक्सर हो चाहे वो, सारे उसी के वीडियो देखते हैं। सारे बिल्कुल बॉक्सर्स के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मोहम्मद अली है और उनकी बॉक्सिंग को आज तक लोग याद करते हैं उनके जाने के बाद भी। अच्छा हयात, आखिर में हम चाहेंगे कि आप कुछ बॉक्सर्स को टिप्स दें, कुछ मैसेज देना चाहें तो जरूर दीजिए। बॉक्सरों को मैं ये टिप्स देता हूँ कि अपने ट्रेनिंग जारी रखे, मेहनत की पल ज़ाया नहीं होगी, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ज़रूर ये मेहनत का पल मिलेगा। और अपने उस्तादों और माँ बाप बहन भाइयों सबकी, अपने बड़ों की इज्जत करनी है आपने, इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और आपके बड़ों को तो खास तौर से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हयात आपका हमारे साथ, आप यहाँ पर मौजूद थे। तो देखिए हमने आज आपको यूफून के ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर हयात से मिलवाया जो कि इंस्पायर है मोहम्मद अली से। और मोहम्मद अली से सिर्फ बॉक्सर ही इंस्पायर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी इंस्पायर हैं उनकी अच्छी बातों की वजह से। डेफिनेटली। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। एडवेंचर का ख्वाब देखने पूरा करने वाली समर खान से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है जनाब खुली आंखों के ख्वाब के। तो जो मजा खुली आंख से ख्वाब देखने का है वो बुलंद आंखों के ख्वाबों में नहीं। उनमें डेफिनेटली जो बंद आंखों से आप ख्वाब देखते हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जो खुली आंखों से देखते हैं उनके लिए आपके अंदर एक इंस्पिरेशन होती है कि आपने इन ख्वाबों को पूरा जरूर करना है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उन ख्वाबों को देखें और उनको अचीव भी करें। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कराची के सुफियान भी हैं जिनका शुमार उन लोगों में है जिन्होंने खुली आंखों से ख्वाब भी देखा, उसको पूरा भी किया और इसमें इनकी पूरी मेहनत और लगन भी शामिल है। आइए जानते हैं कि सुफियान का ख्वाब क्या था और उन्होंने इस काम को कैसे पूरा किया। I wanted to become a doctor, obviously. अब मैंने कहा कि देखो बेटा कंपटीशन बहुत है, मैंने भी देखा है मेडिकल में इतना सिलेक्ट होना आसान नहीं है आजकल। और मेरे अब्बा ने कहा कि तुम्हें मेरिट पे भी होना है और अच्छे नंबरों से होना है और तुम्हें सिलेक्ट होना है। आई वाज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली और तो देयर वाज अ प्रेशर एक्चुअली कि मुझे होना है। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर लाइक माय फादर and I wanted to be a good doctor. I wanted to serve my country actually. Then came the day of the medical entrance test. So in the morning I was really under pressure. My mom told me कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, you can do it. So I went to the center and I saw like maybe 6,000 students there. Honestly, I was like यार इन 6,000 में से there are like 200 and odd seats. And even to get into medicine in Dow Medical College from Larkana, there are only 7 seats. 7 for whole 7 to 8 districts actually. So I thought यार इतने लोग हैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने कहा नहीं यार अब इतनी मेहनत की है 5 महीने। तो when I went to the test center and when I went through the test, I like finished my test maybe in 45 minutes. It was a test of like 2 hours. So I finished it in 45 minutes and I was like यार मैंने टेस्ट तो कर ली है, पता नहीं 45 मिनट मैंने की है तो सही की है नहीं की। So my teacher who never called me actually called me from like 160 miles away. He used to live in Dadu. He called me कि सफियान यार what's your test score? I said सर मैंने अभी I haven't checked yet. तो उसने कहा कि बेटा जाओ चेक करो, सबने कर लिया, देखो तो सही कि तुम्हारी क्या मार्क्स आई हैं। तो अल्लाह का नाम लिया and I went through my test results. तो I actually marked 98 and I got 96 correct in the NTS test. अच्छा उसके बाद जो है फिर आई वाज साइलेंट कि यार ये पता नहीं मैंने सही गिने भी हैं या गलती हो गई। मैंने दोबारा से वो रीचेक किया ना, रीचेक करके जब कंफर्म करके बैठा यार 96 सही हैं, तो अब तो मैंने कहा कि यार सिलेक्ट हो ही गया। जब मैं सिलेक्ट हुआ जिस दिन, और ऑनेस्टली मैंने अपने अब्बू को पहली दफा रोते हुए देखा कि हाँ मैंने अपने अब्बू को करके दिखाया। और ये भी नहीं कि सिर्फ मैं सिलेक्ट हुआ वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, ये मैं फर्स्ट पोजीशन आया पूरी यूनिवर्सिटी में। और मैंने अपना अब्बा को प्रूव किया कि देखें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज पीपल हु डिस्करेज। आई हैव अचीव्ड इट व्हाट आई टोल्ड माय डैड आई विल अचीव। एंड बहुत ही मेरे खुशी का दिन था वो। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। When I came to Dow, my first day was like so many wide lab coats, so many different people. I am from Larkana, I met one from other city.
तो बहुत सारे लोग, कोई कराची के किसी इलाके से आया है, कोई कराची के किसी इलाके से आया है, और लिटरली तकरीबन हर किसी की स्टोरी यही, तकरीबन हर कोई किसी ना किसी स्ट्रगल से, ऑल ऑफ देम मोस्टली फ्रॉम द मिडिल क्लास, इवन फ्रॉम द लोअर क्लास. सो इट वाज रियली इनकरेजिंग. और उसके बाद इट मेड मी थिंक ऑफ कि नहीं, द ड्रीम्स हैव टू बी बिगर, द ड्रीम्स हैव टू बी वाइडर. So it's not the end, it's just the starting of something I want to become. It's just not the end. My aim is to get trained from there and to be the best cardiac surgeon so that I can come back to my country and serve here, serve my people. I'm inshallah going to US right now. I've got some training to do, and inshallah when I'll finish it off, I'll become a good surgeon. I can come back to my country and serve it. और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर अवैस रब्बानी. आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू गुड मॉर्निंग. आज वालेकुम सलाम. कैसे हो अवैस? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा स्टूडियो है आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. अवैस, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूथ पार्लियामेंट के, और साथ साथ आप एक जबरदस्त स्पीकर भी हैं, जिनसे हम भी बहुत इंस्पायर्ड हैं. हाँ. अच्छा, ये क्या सोच के आपने स्टार्ट लिया था? आपका ड्रीम क्या था कि आपने स्पीकर बनना है या आपने वाइस प्रेसिडेंट बनना है? प्रोफाइल ज्यादा जरूरी था या पोजीशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई गेस ड्रीम सबसे पहले जो हम बचपन से देखते होते हैं वो एक अच्छा बच्चा बनना होता है, और फिर उसके बाद बड़े होते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ बच्चा नहीं, शहरी भी आपको अच्छा बनना है, पाकिस्तानी भी आपको अच्छा बनना है. फिर बचपन से हम जिन्ना साहब की किताबें पढ़ रहे होते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं. तो 9 साल की उम्र से मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझको जिन्ना बनना है या जिन्ना साहब जैसा बनना है. अब ड्रीम थोड़ा सा अपडेट हो गया, अब शायद जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है, जो सोच उनकी हालात को देखते हुए. अलबत्ता यही है, ख्वाब इसी को कहते हैं जो आप खुली आंखों से देखते होते हैं. हाँ. और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने फरमाया. अच्छा ओवैस, मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं जो कुछ सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं? तो कितना जरूरी है किसी एक शख्स के लिए विजन, आइडियोलॉजी और ड्रीम उसकी कामयाबी के लिए? मेरे नजदीक वो इंसान माजूर है. वो इंसान माजूर नहीं है जिसके हाथ पाँव नहीं चलते, जिसकी कोई आंखें नहीं है. हाँ. लेकिन वो इंसान जरूर माजूर है जो सोच नहीं सकता, ख्वाब नहीं देख सकता, विजन नहीं देख सकता, उसके पास कोई टारगेट नहीं है, ड्रीम नहीं है. ये बिल्कुल एक ऐसे प्लॉट की मानंद है जिसकी कंस्ट्रक्शन आप करते जा रहे हैं. हाँ. और आपको पता नहीं है कि बनाना क्या है. तो वो कुछ भी बन जाएगा मगर आपकी मर्जी का नहीं होगा, और फिर आप पछताएंगे क्योंकि वो मलबा होगा, घर नहीं. अच्छा, हमने तो सोचा था कि आज आपसे हम प्रॉपरली कुछ सुनेंगे भी, और बाकायदा तौर पर मोटिवेशनल कुछ आपकी जो डिबेट्स हैं, कुछ जो आपने इस पे किया है, स्पीचेस वगैरह की हैं, वो जरूर सुनेंगे. लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है कि एक डिबेट हो रही है और जबरदस्त. अच्छा. एक आपका अंदाज गुफ्तगू है. ये बताइएगा, ख्वाब तो कुछ होते हैं, हर कोई इंसान कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखता है, और उसके बैक ऑफ द माइंड एक गोल भी होता है. आपने जो ख्वाब देखा उसके पीछे गोल क्या था? अच्छा, सब कुछ चकोर था, और एक मैंने कहा कि चकोर के साथ साथ एक पिरामिड जिन्ना साहब की कैप भी थी. मैं हमेशा से ये सोचता था कि जब मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ता हूँ तो वो 1948 वाला पाकिस्तान बहुत प्यारा और उम्दा होता है. एक अजीब सा वाक़या है, जिन्ना साहब ज़ियारत में है, कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श उनको मौज़ों का तोहफा गिफ्ट करते हैं. पहले वो पूछते हैं कि किसके अकाउंट से लिया, तो कहते हैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, ये आप ही के अकाउंट से लिया गया है. मुस्कुराते हैं, कहते हैं बहुत महंगा दिखता है, बहुत कीमती मालूम होता है, कितने का है? मुझे अच्छा लगा, मगर इसकी कीमत क्या है? कहते हैं 2 रुपए. हाथ से फेंक दिए मौजे. कहते हैं 2 रुपए, इतना महंगा? एक गरीब मुमलिकत का सरबरा इतने महंगे मोजे पहनेगा? और आज जब मैं देखता हूं कि आज के वजीर और अमीर और रागिरदार आपके सामने 27 बसों और गाड़ियों के काफले में जा रहे होते हैं, और 38 करोड़ रुपए आपके सदर का और वजीर आजम के सिर्फ चाय का खर्चा होता है, और वो शाहाना लिबास और शादियां, खुद हम बाज़त पाकिस्तानी भी, तो ख्याल आता है कि शायद हमें 1948 के पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए. बिल्कुल, बल्कि कायदे आज़म के पास जब तमाम उनके वज़रा जमा होते थे, लोग जमा होते थे, तो उन्होंने कहा कि उनके शेफ ने आके उनसे पूछा कि चाय रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग अपने घर से चाय पीकर आया करें, कौम का पैसा चाय के ऊपर लुटाने के लिए नहीं है. तो ये थे कायदे आज़म. खैर, ये बताएं उवैस कि बहुत सारी यूथ, हमारी बहुत सारी ऐसी यूथ है, अब तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा ग्रूमिंग आ गई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, जो अपने विजन को लेके चलते हैं, फिर कैरी ऑन करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली. तो उनके लिए आप फिर क्या कहेंगे? बेहतरीन. हम आजकल इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम असेसमेंट निकाल रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके विजिट करते हैं, 101 डिस्कस करते हैं, पैरासाइकोलॉजीज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि आप
आप अपने टारगेट तो सेट करें, पहले अपने अंदर दिखाएं। देखिए मैं एक दफ़ा गुफ्तगू कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहते हुए, और आज आपके शो में मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि खुदा ने हमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है। हम सब एक गुड्डे की बैच की मानंद नहीं पैदा हुए कि सब एक जैसे हैं और सबके सब। वो खुदा जो हमें फिंगरप्रिंट्स भी अलग देता है, वो हम सबको एक जैसा कैसे बना सकता है? उसने हमें मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं, एक एक को अलग अलग प्रोडक्ट बनाया है। तो अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि उसने जो आवाज़ दी है वो उसकी नेमत है, वो किसी और के पास नहीं है, जो आंखें, जो बाल, जो स्किन हमें दी है, वो सब डिफरेंट है, और उसको डिफरेंट समझते हुए अपना टारगेट सेट कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा हमें अपनी मदद करना। कहते हैं कि आप जो काम अपने लिए करना चाहते हैं, मैं अक्सर अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस में 3 सवालों का इनाफ करता हूँ कि आप अपने आप से पूछें, आप में आप कितने हैं, आप में आप कितने हैं। क्योंकि आप जब बचपन में पैदा होते हैं, थोड़ी सी देर में चंद लोग मिलके आपको आपका नाम देते हैं, आपको आपका कबीला, कास्ट, जबान, लिसानियत, मजहब सब डिसाइड हो जाता है विद इन 30 सेकेंड्स। और आप में आप कहाँ है आपको पता नहीं लगता, जिंदगी भर आप उसको डिफेंड करते रहते हैं। आप में आप है कि नहीं, आप में अना बहुत है। और इस अना के चक्कर में मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। शायर कहता है। अच्छा ये बताइएगा, वैसे आपने बहुत सी कैंपेन्स भी की हैं और आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप कितने सक्सेसफुल हैं आप इस सब में जो आप काम कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ख्वाब तो मेरा ख्याल है हर कोई देख लेता है, उसको अचीव करना और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना सबके हाथों में नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या खूबसूरत बात आपने की है। मैं वहां रुक गया था जहां आपने अना की बात की कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं, और बात नीयत की है सिर्फ, वरना वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, पहले जो आप टारगेट सेट करते हैं या पहले आप दूसरों को जिस आईने में देखना चाहते हैं, पहले खुद को वहां उतारें, अपना असेसमेंट करें। सक्सेस शुरू आपसे होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, दुनिया में हर चीज आपको पॉजिटिव नजर आती है। हम आमतौर से मिसाल देते होते हैं कि गिलास में अगर आधा पानी रखा हुआ है तो आप किस नजर से उसको देखते हैं? वो आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं या आधा खाली गिलास देखते हैं? तो नजरिए से पहले नजर को खूबसूरत बनाएं, अपने देखने को, अपने विजन को खूबसूरत बनाएं, पॉजिटिवली देखें। इसी कैंपेन को हम लेके बढ़े। पाकिस्तान खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और हमने इसको पाकिस्तान है के नाम से कैंपेन चलाई, जिसको पाकिस्तान भर के नौजवानों ने भरपूर सराहा। ना सिर्फ ये कि बस सोशल मीडिया पे कुछ 700 से ज्यादा मुझे वीलॉग्स वसूल हुए जो पाकिस्तान की खूबसूरत बातों पे गुफ्तगू कर रहे थे। एक एक बात मैंने नहीं सुना था आज तक, मुझे किसी ने सेंड किया कि हम तो इतनी सफाई पसंद कौम है और इतनी मोहब्बत करने वाली कौम है अपनी चीजों से कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने रक्शे, टैक्सी और ट्रक और बसेस को भी सजाए। हम अपनी बसेस को सजाते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली कौम। जब आप पॉजिटिव देखना शुरू कर दें। सम लाइंस फॉर इसको पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने पूछा। मैंने एक तकरीर की थी, 25 दिसंबर थी, जिन्ना साहब की सालगिरह थी। मैं एक टीवी शो में इन्वाइटेड था। गालिबन 24 दिसंबर को मुझे तलब हुई, एक मुझे सरकारी सर्टिफिकेट बनवाना था। मैं एक सरकारी दफ्तर के में गया और वहाँ जाके जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो कहने लगे कि आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको खुद को इंतहाई मुअज़्ज़ज़, शरीफ और ईमानदार शहरी साबित करना होगा, क्योंकि वो करेक्टर सर्टिफिकेट है, और उसके लिए आपको 10,000 रुपए रिश्वत देनी होगी। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा कि इसके अलावा मजीद क्या है? कह लेंगे कल जिन्ना साहब की सालगिरह है, लिहाजा कुछ चाय पानी का बंदोबस्त हो जाए तो आपके करेक्टर को 4 चांद लग जाएंगे। सामने लगी जिन्ना साहब की तकरीर को मैंने देखा। मैंने कहा ये जिन्ना साहब मुस्कुराते हुए, 1 रुपया तनख्वाह लेने वाले जिन्ना साहब, करप्शन के नाम पर आग बगुला हो जाने वाले जिन्ना साहब, 2 रुपए मौजों का तोहफा मुंह पर मार देने वाले जिन्ना साहब, अदलो इंसाफ के लिए सरकार ये सरकारी दफ्तर बनाने वाले जिन्ना साहब मुस्कुरा रहे। मैंने कहा आसमां ज़र्फ है और मोहब्बत अहले ज़मीन रखते हो, आज भी इस कदर रुसवाई के बाद भी इन पाकिस्तानियों पे यकीन रखते हो? कहने लगे यकीन नहीं, ईमान रखता हूं। मैं आज भी ख्वाहिश तकमील पाकिस्तान रखता हूं। जानता हूं बहुत बदहाली है, ईमान है, तकदीर तो बदलने वाली है। तुम्हारे हाथों में दी थी दुनिया जहान की दौलत, आज क्यों झोली तुम्हारी खाली है? हम दिन रात मेहनत में लगे रहते थे अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए, और तुम तरसे हुए बैठे हो अमेरिका जाने के लिए। मैं देखता हूं, ये जिन्ना साहब का विजन में पेश कर रहा हूं कि जिस माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए ये मुल्क बनाया था, देखता हूं
कि कल उन्होंने मेरे मज़ार के ठीक आगे इज्जत का बाजार लगाया था। देखता हूं मगर ना उम्मीद नहीं हूं। अब पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं ना। आज भी इस माशरे में जब कोई छोटी गुड़िया अपने लिए गुड़िया खरीदती है, दुपट्टा साथ में लेती है, इसको पाकिस्तान कहते हैं। आज भी जहां खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड नहीं है, वहां कोई नाबिनाओं की टीम एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां चलने फिरने के लिए जूते खरीदने के पैसे ना हो, वहां कोई हाशिम खान और उसका खानदान 52 बरस तक स्कॉश की दुनिया पे राज करे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां के सियासतदान आपका सब कुछ लूट कर अपना बनाने पे तुले हो, वहां कोई अब्दुल सत्तार ईदी अपना सब कुछ लुटा दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। जबरदस्त। और मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि जहां पर ओवैस जैसी यूथ हो, इसको भी पाकिस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जहां आप जैसे एंकर पर्सन हो, आज जैसा चैनल हो, मेरे ख्याल है इसको पाकिस्तान कहते हैं। बहुत ही ज्यादा पेट्रियाटिक इस वक्त हम फील कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा जो लोगों तक नहीं अभी पहुंच पाया है। और आप ये काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे। डेफिनेटली आप एक बहुत अहम और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप यूथ के लिए कुछ ऐसे पैगाम दे दें जिससे वो लोग जिन्होंने ख्वाब देखना छोड़ दिया है, कुछ हालात की वजह से, कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, उन लोगों के लिए कुछ जाते जाते मोटिवेशन लाइन्स दें। बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए आजकल हमने जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो यही है कि आप ख्वाब देखें, ड्रीम देखना के लिए आप आमतौर से एक रिवायत भी पढ़ी जाती है कि ख्वाब नहीं होते वो जो आपको सोने दें, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें, आपको जगा के रखें। रीबॉर्न ट्रेनिंग एंड सर्विसेज के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जाके मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अज़म हौसला यही होता है कि आपके अंदर के ख्वाब को बाहर निकाल के आपको दिखाएं कि ये वो चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं और इसमें आपको बनना है। आप जितनी भी आपके आसपास नेगेटिविटी है सबको निकाल दें। शायर कहता है किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना भी अजाब होगा। मगर मुनफरद ख्याली और आपकी सोच सब कुछ बदल सकती है, इसको तो पाकिस्तान कहते हैं। आज नौजवान, मैं उबर और करीम में सफर कर रहा था, मैं चाहता हूं कि प्रमोट किया जाए इनको जितना हो सके। वो पढ़ने लिखने वाला नौजवान जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसके पास एक ड्रीम तो होता है कि मुझे अपने घर को सपोर्ट करना है। वो सर आपको कहता है, 5 स्टार रेटिंग आपसे मांगता है, क्योंकि वो एक अच्छा डिसिप्लिन माशरा कायम करना चाह रहा है। यही है आज़म, यही है जिना का पाकिस्तान, यही हमारा हौसला और यही आपका मकसद। थैंक यू सो मच उवैस फॉर कमिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत प्यारी बातें आप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। तो ये थे जनाब पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बातें करने वाले उवैस, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि हम सबको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी किया है ख्वाब देखने के लिए भी, और स्पेशली खुली आंखों से ख्वाब देखने के लिए। और हमें यकीन है कि उवैस जैसी यूथ जो है हमारे पास बहुत सारी है, और सिर्फ जरूरत है तो इस बात की कि अपने जज्बे को जगाएं, अपने ख्वाबों को पूरा करें। खैर, खुली आंखों के ख्वाब आपको ख्वाहिशों की बुलंदियों तक ले जाते हैं, और अगर आप इन ख्वाबों को पूरा कर ले तो आप भी हकीकत में इन बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। खुली आंख से बुलंदियों के ख्वाब देखने वाले कई लोग हमारे आगे पीछे ही मौजूद होते हैं। ऐसे ही एक बाहिम्मत लड़की है समर खान। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने उनसे मुलाकात की है, वो क्या कहती हैं आइए देखते हैं। Cycling here is possible, exploring this place is possible, reaching here is possible, because this is no ordinary place. साइकिलिंग, हाइकिंग और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले स्टार्ट किए, और मैं चाह रही थी कि पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर आऊँ। लास्ट ईयर मैंने किया था, इन 2015 एक रोड टूर किया था फ्रॉम इस्लामाबाद टू पाक चाइना बॉर्डर। उसके बाद आई डिस्कवर्ड माई स्ट्रेंथ कि मैं इतना लंबा टूर कर सकती हूँ, मुझ में सलाहियत है, और अल्लाह का शुक्र है डर भी नहीं लग रहा था। माई टारगेट कि मैं ग्लेशियर्स पे साइकिलिंग करूँ, एंड दिस वाज अटेम्प्टेड इन अगस्त 2016 में। अभी मैंने इसका अटेम्प्ट किया सक्सेसफुली, और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने अभी कोई प्रोडक्टिव काम किया स्पोर्ट्स में। इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक कि कोई भी आगे कर लेगा। यू नीड करेज, यू नीड ब्रेवरी, आपको हैरेसमेंट फील करनी पड़ती है, आपको हालात का मुकाबला करना पड़ता है, सख्त मौसम को देखना होता है। तो यही सारी चीज़ें मुझे शुरू में फेस हुई, और उन इलाकों में या ग्लेशियर्स पे साइकिलिंग करना वो भी मेरे लिए बहुत पहला एक अटैम्प्ट था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके लिए आई हैड टू रिसर्च अलॉट, मुझे ट्रैकर से मीटअप करने पड़े, मैप्स डाउनलोड करना, वेदर स्टडी करना, अपना एक एक गैजेट पूरा करना। सो इट वाज अ टफ टास्क। आई वॉज रियली प्राउड, और क्योंकि जिन हालात में मैंने अपना रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था विदाउट एनी सपोर्ट, फाइनेंस,
इतना कोई ख़ास मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, बस इंटरनेट था या मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में या पाकिस्तान की टूरिज़म को लेके वाकई एक अच्छा प्रोडक्टिव काम किया और जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत हैवीली और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब मुझे दूसरी कंट्री से मैसेजेस आते हैं। तो आई रियली फील हैप्पी कि येस आई डिड समथिंग पॉजिटिव फॉर माई कंट्री। मैं अभी अपनी फेलो जितनी भी मेरी फीमेल्स हैं फ्रेंड्स इन माई फैमिली, इवन फ्रॉम अदर सिटीज़, जो भी मुझे अप्रोच करता हूँ सोशल मीडिया, आई एम गाइडिंग एंड ट्रेनिंग देम, आई एम कनेक्टिंग देम टू स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ताकि वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। और पर्सनली माई एम इज़ टू वर्क मोर एंड टू रीच ओलंपिक्स, और साइकिलिंग में पाकिस्तान के लिए मेरा ख्वाब है कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। देखने में या लोगों के कहने से तो कि ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है या स्पोर्ट्स लड़कों में जितनी सलाहियत होती है उतनी लड़कियों में नहीं होती, लेकिन ये उन्हें तब पता चलेगा जब वो आके अपने आप पे और अपने ताकत पे, अपने सलाहियतों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। क्योंकि इस ग्लेशियर अटेम्प्ट से पहले मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मुझ में इतनी ताकत है कि नहीं है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग माई लिमिट्स और बैरियर्स आई डिस्कवर्ड कि नहीं, मैं इतना कुछ कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो लेकिन गेन द ट्रस्ट ऑफ योर फैमिलीज, क्योंकि बगावत से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपकी फैमिली की सपोर्ट है, उनका भरोसा आपके साथ है, यू कैन अचीव एनीथिंग। और तो अगर आपके ये है, ड्रीम्स हैं तो उसके हाँ। साथ साथ आपकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आप अपने घर में कहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं तो फिर जब आपको बैकअप मिलता है कि यस यू कैन डू इट, तो यू कैन अचीव इट। तो ये है जनाब पावर्स की जो ड्रीम की पावर है कि आपने अगर एक बार चीज सोच ली है, ख्वाब देख लिया है, तो फिर इसको पूरा करने के लिए आप डट जाते हैं और इस तरह के काम कर जाते हैं कि जो पॉसिबल भी नहीं होते। खैर, शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। ग्रेजुएशन में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं खुली आंखों के ख्वाब की, जिसको हकीकत में तब्दील करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है सच्ची लगन, मजबूत इरादा और सख्त मेहनत। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो कोई ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा। ऐसा ही किया पंजाब के मोहसिन अली ने, जिनका ख्वाब था आला तालीम का हसूल और उनके सामने चैलेंज था गुर्बत का, लेकिन उनके जज्बे ने सारी रुकावटों को गिराया और अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। आइए इनसे मिलते हैं। मैं एक देहाती बैकग्राउंड रखता हूँ और उसमें हमारे देहाती जो माहौल है वहाँ पे तालीम का इतना रुझान नहीं होता, तो मैं भी वहाँ पे भी पैदा हुआ। आंखें तो खुली थी लेकिन मेरी आंखें देखने वाली नहीं थी। लाइफ के में जो मुश्किलात थी, तकालीफ थी, या जो माहौल देखा, तो तब जो है ना वो बसीरत अल्लाह ताला ने अता की और फिर मैंने ख्वाब देखने शुरू किए कि मैंने कुछ बनना है, एक ऐसा जुगनू बनना है, एक ऐसा चांद सितारा बनना है कि जिसको देखकर लोग जो है ना वो ख्वाहिश करें, रश्क करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुछ मकासद, अपने कुछ गोल्स मैंने जॉट डाउन किए और फिर उन पर चल पड़ा, उस सफ़र पर गामजन हुआ। मेरा मोटिवेशन मेरी एडवर्सिटी थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपनी जो है ना वो ख्वाबों की तरफ, अपने मकासद की तरफ गामजन हुआ। तो एक दिन मैंने अचीव कर लिए और मैंने ग्रेजुएशन में इंडो पाक की तारीख में सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। पाकिस्तान की तारीख में आर्ट्स के स्टूडेंट ने साइंस के स्टूडेंट को भी बीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 125 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मुझे काफ़ी गोल्ड मेडल्स मिले, 5-7 गोल्ड मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी से। द बेस्ट शहीद ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दिया और भी बहुत कुछ नवाजिशें जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की, वो भी एक लंबी फहरिस्त है। जिन लोगों के ख्वाब नहीं होते उनकी ज़िंदगी जो है ना वो ज़िंदगी नहीं होती। तो जिनके मकासद होते हैं उनके अंदर वलवला होता है, जोश होता है और वो खुद ब खुद अंगारे बनते हैं और वो अंगारे ऐसे बनते हैं जिससे आसपास के लोगों को भी रोशनी मिलती है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक इंसान बनूं, ऐसा इंसान बनूं जिसको मौलाना रूमी जिसकी तलाश में थे, और इंशाल्लाह ऐसा इंसान बनूंगा। और ऐसा जुगनू बनना है, ऐसा चिराग बनना है जो रोशनी तो शायद ना दे सके इन हालात में, लेकिन
एक उम्मीद की किरण ज़रूर देगा और इंशाल्लाह इसको हासिल करना है। मैं कहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, जो भी इंसान है इस दुनिया में जहाँ भी एग्जिस्ट करता है, मुआशरा कोई भी है, वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे पाकिस्तान है, तो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरा होता है और वो अंधेरा होता है और उस अंधेरे से कोई भी इंसान परेशान ना हो, क्योंकि आप समझ लें, आप यकीन रख लें, तयक्कुन करें कि जब अंधेरा आ गया आपकी लाइफ में तो समझ लें कि आप रोशनी आने वाली है और वो रोशनी ऐसी आएगी कि वो आपको रोशन सितारा बना देगी। जब एक तंदूर वाला बीए का टॉपर बन सकता है और एक चाय वाला मॉडल बन सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक ख्वाब देखने की। और जब भी लाइफ में उनका कहना था कि अंधेरा आ जाए तो आप समझ लें कि रोशनी बस आने ही वाली है। खैर, अब कुछ बात कर लेते हैं। भूख लग रही है और जब भूख लगती है तो हम जाते हैं मावरा की जानिब, झटपट रेसिपी की जानिब। तो क्या बना रही है मावरा आज? अच्छी बात ये कि आपने मावरा की जानिब चलेंगे, नहीं तो अक्सर मेरी बारी आ जाती है। हम बढ़ते हैं अनम की जानिब। तो आज आपको बताएं, आज बड़ी मुश्किल से डिश बन रही है जिसका नाम है जनाब बोहरी मालपुआ। आई होप कि ये बनाने में मुश्किल ना हो। चले देख लेते हैं। लेट्स सी। जीनत इकबाल की रेसिपी बोहरी मालपुआ मुझे लग रही थी कि बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बड़ी आसान है ये तो, और हैवी अच्छी पैनकेक्स जैसे लग रहे थे। जी हाँ, आई होप कि जैसे जीनत साहिबा ने ये रेसिपी भेजी है बिल्कुल वैसे ही मावरा ने इसको बनाया है और खाने में भी बड़ी टेस्टी होगी। चले जनाब, लेते हैं शो में यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग आज। और अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान के चमकते सितारों के सेशन में। जिस वक्त आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में अहमद, ये हमारे कल के गेस्ट थे, लेकिन ट्रैफिक में फंसने के बाद ये नहीं कल पहुंच सके, तो आज हमने इन्हें दोबारा से तकलीफ दी है। उनकी मदर भी कितना भी ट्रैफिक जैम, हम अपने सितारों को आपसे मिलवाते हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शुक्र है। ये ओवैस से आपके साथ में अहमद है। अच्छा, अहमद पर। अच्छा, तो अहमद को तो पहले मुझे वेलकम कहना है, तो आप उनका हमारा पैगाम इन तक पहुंचा दें। जी अहमद, बहुत जबरदस्त आपकी पेंटिंग्स हैं, बहुत प्यारा और खूबसूरत काम आपने किया हुआ है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और ये बताइएगा कि कब से आपको स्केचिंग का शौक हुआ? ये जब छोटा था, कहते मैं छोटा था तो उस वक्त से मुझे शौक था, तो मैं पेंसिल से तस्वीरें बनाना, ये जाता था बाहर, जो चीज देख के आता था वापस तो ये क्या कहते हैं घर में आके बनाता था, बिल्कुल सेम। इसको शौक था। अच्छा, लेकिन इसमें कमी है कि ये बोल नहीं पाता था, कोई सुन नहीं सकता था। बिल्कुल कोई कमी नहीं है।
लोगों को बताने के लिए। हाँ। तो इसको मैंने कहा कि चलो भाई शौक है तो इसको इसी फील्ड में डाल देते हैं। अच्छा, तो कैसे, इनसे पूछिए कि कैसे ये इंस्पायर हुए, किस चीज से मुतासिर होके इन्होंने पेंटिंग शुरू की? गेंदे की क्या कहते हैं, मैं देखता था स्कूल में ना, तो वहाँ देख के मुझे शौक आया कि मैं बॉडी की इसका बनाऊं, लोगों के चेहरे और ये। हाँ सही, वहाँ से। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त टैलेंट है और हमने पिक्चर्स भी यहाँ पर लगाई हुई है और जो जो चीजें इन्होंने बनाई है इसमें सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या इनका स्टार लिब्रा है जो इन्होंने नीचे तराजू बनाया? नहीं, लिब्रा नवंबर है इसकी पैदाइश। अच्छा, नवंबर। वो सेकंड क्या है इसका? तो तराजू बनाने की क्या वजह थी? ये तो इस पेंटिंग का वो है ना, देखे नीचे उसके नोट हैं, ऊपर वो गरीब आदमी है के हवाले से और महंगाई और इंसाफ के हवाले अच्छा, से। यही अहमद से पूछें कि ये महंगाई और इंसाफ के हवाले से इसी ने मुझे बताया है। अच्छा, इन्होंने ही आपको बताया? जी, मुझे मैंने कहा ये तुमने नोट लगाए ऊपर तराजू रख दिया, ये क्या है? कहते हैं कि देखे ना गरीब है और आजकल कितना महंगा हो गया, सब कुछ सब ऊपर चले गए। आंटी, आप बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो अहमद की ही जुबान में सुनना चाहेंगे बिल्कुल इस पेंटिंग के बारे में। ये बेशक इशारे करें, लेकिन आप बोलती भी रहें साथ साथ। बताओ क्या है? आप बोलती रहें आंटी साथ साथ। हाँ, एक है वही बात जो मैंने बताई है आपको कि ये जा रहा है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं और हर चीज बहुत महंगी है। अच्छा, ये जो बाजू इस तरह बनाए हुए हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, बड़े जानदार से बाजू, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था बनाने का? ये क्यों? कोशिश। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, ये सही। अच्छा आंटी, ये इन्होंने यहाँ पर एक ये बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में एक लाठी है, यू कैन सी दिस। ये यहाँ पे एक बुजुर्ग है, एक लाठी है, इनके सर पे जो है टर्बन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है अहमद? इसका दिस वन, ये पूछे इनसे। यही तो अभी आप बताए ना, इसी के मुतालिक तो बताया ये ना, तराजू के बारे में बात की इन्होंने। नहीं, पहले उससे पहले तो तराजू है। हाँ, वो एक है जो वहाँ पे है खड़ा ब्लैक पेंटिंग में, वो परेशान क्यों है? क्यों इतना परेशान? ये क्यों? कहते हैं कि परेशान है कि मुझ में ना आगे जाना चाहता है लेकिन वो बंद है, वो बता नहीं सकता है। मौके नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, ये समझ ले, मौके नहीं मिले। या अच्छा, कहते हैं कि जो तस्वीरें होती हैं वो आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करती हैं। हाँ। तो अगर अहमद आप ऐसा सोचते हैं कि आपको मौके नहीं मिले, तो आज आपको गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला है और इतनी खूबसूरत आपकी पेंटिंग से, कभी आपने इसकी एग्जीबिशन भी की है? हाँ, इसकी एग्जीबिशन बहुत जगह की है, बहुत जगह की है। अभी अभी इसने लाहौर में भी आर्ट्स में भेजी है, आर्ट काउंसिल है क्या अच्छा। है, वहाँ पेंटिंग भेजी है, तो वो तो वापस नहीं, सब सेल हो गई है। और यहाँ कराची में भी हुई है। अच्छा, यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाते भी हैं अहमद, ठीक है? हाँ जी। तो इनसे ये पूछें कि इसके साथ साथ और क्या इनके ख्वाब हैं जो ये पूरा करने चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या करना है? कहते इसी इसमें मैं और आगे जाना चाहता हूँ। हाँ, बड़ा करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जो काम आप कर रहे हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत नफीस है और उसमें हम दिल से आपको सलाम भी देना चाहेंगे, बिकॉज ये काम जो है वो करना बड़ा मुश्किल है। सो सैल्यूट टू यू। अच्छा आंटी, ये बताएं कि ये बचपन से इनको पेंटिंग का शौक था और अब तो माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल पेंटर बन गए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। इसके अलावा और क्या इनके शौक हैं? इसके अलावा इनको क्या चीजें पसंद हैं? फिल्म्स वगैरह देखते हैं? कितने दोस्त हैं? हाँ, दोस्त कितने हैं? हाँ, वहाँ से कितनी अप्रिसिएशन आती है दोस्तों की जानिब से? नहीं, दोस्त तो इसके इतने नहीं है, लेकिन ये है कि मूवीज शौक से देखता है। पूछे पाकिस्तानी या इंडियन, ये भी पूछेगा। टीचर है।
बस कहते मुझे पेंटिंग और पढ़ाना अच्छा लगता है, पेंटिंग और वो दोनों काम कर रहे हैं। और वो दोनों काम मैं कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है, जबरदस्त, बहुत और अच्छा इनको लगा इनको आपसे कहें कि मिलके। हम इनको दिल से सलाम कहते हैं, इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, इनका काम बहुत अच्छा है और ये ऐसे ही काम करते रहे और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा और अहमद के लिए हमारी बहुत सी विशेष हैं। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा सा शो लाते रहेंगे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। और आज हमारी थीम थी ख्वाब के हवाले से, तो ख्वाब देखिए, उनको अचीव कीजिए, क्योंकि जो कौमें ख्वाब नहीं देखती फिर वो कहीं पीछे की जानिब चली जाती हैं। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।